हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम हमारे जो PYQ लेक्चर सीरीज चल रही है उसी के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं डे 4 के। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज जो चल रही है उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे जीके क्वेश्चन को। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और जो दिए हुए कूट है उनको उनके अकॉर्डिंग बस सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तरफ सूची 1 में क्या दे रखी है, कुछ करेंट्स दे रखी है, कुछ धाराएं दे रखी है और साथ में उसके उन धाराओं से संबंधित तथ्य दे रखे हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में कर रखा है ताकि जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ सके। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो मैप की हेल्प से समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले कैनरी, लैब्राडोर, फॉकलैंड और पेरू, इनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैनरी। ये है वर्ल्ड मैप हमारा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग करेंट्स दे रखी है। तो सबसे पहली कौन सी है? कैनरी। जो कैनरी करेंट है वो आपकी कहाँ मिलती है? ये हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, ये अपना एशिया, ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो जो कैनरी है वो आती है हमारे अफ्रीका के क्या हो गया? ये पूर्व का हिस्सा हो गया, ये पश्चिम का हिस्सा हो गया। अफ्रीका के पूर्वी और ये ऊपर हो गया, उत्तर हो गया ना, उत्तर पूर्वी तक में बोल सकते हैं। यहाँ के हैं ये कैनरी करेंट है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? कैनरी करेंट कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। ठीक है, ये क्या है? ये वाला पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। उत्तर पश्चिमी अगर प्रॉपर बोला जाए तो उत्तर पश्चिमी तट में या पश्चिमी तट में। ठीक है, तो कैनरी करेंट का किससे हो गया? उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से। अगली है लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर, ये आपको दिख रही है लैब्राडोर ये आ रही है कहां से? ये है हमारा कनाडा। ठीक है, ये कनाडा है और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में एक बैफिन की खाड़ी आती है। ठीक है, बैफिन की खाड़ी आती है, यहीं से लैब्राडोर करंट निकलती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, सेकंड क्या है? लैब्राडोर धारा कहां से आती है? बैफिन की खाड़ी से। बैफिन की खाड़ी कहां है? कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी हमारा यहां से क्लियर हो गया। अगली है फॉकलैंड करंट। ठीक है, फॉकलैंड करंट और पेरू करंट। फॉकलैंड करंट को देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, इसमें फॉकलैंड करंट दी नहीं है, लेकिन जो फॉकलैंड करंट है ना, ये यहाँ पे एक फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप समूह है। ठीक है, कहाँ पे? जब दक्षिण अमेरिका में हम देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे अगर देखेंगे तो यहाँ फॉकलैंड द्वीप है। तो इसके आसपास जो धारा है ये फॉकलैंड धारा है। ठीक है, इसी के नाम पे इसका नाम फॉकलैंड धारा पड़ा है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? फॉकलैंड धारा कौन सी है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट में। ठीक है, लास्ट बची कौन सी हमारी? पेरू धारा, जो कि हम्बोल्ट है। ठीक है, यही बचा हमारा। अब इसको देखते हैं पेरू धारा। पेरू यानी कि यहाँ पेरू है, नीचे चिली है, तो ये जो धारा है पेरू धारा, इसी को क्या बोला जाता है? हम्बोल्ट धारा भी बोला जाता है। पेरू धारा को ही हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पेरू से कौन सा हो गया? हम्बोल्ट करंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अब साथ में कुछ और हम धाराओं को देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपोर्टेंट और है, जैसे अगुलास भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है। ये अफ्रीका के पूर्वी तट में बहती है। ऐसे ही बेंगुला क्या है? अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट में बोल सकते हैं या पश्चिमी तट में बोल सकते हैं, ज्यादा करेक्ट देखेंगे तो दक्षिण पश्चिमी तट में। ऐसे ही क्यूरोसियो, ओयासियो, ये जापान तट के आसपास बहती है। क्यूरोसियो, ओयासियो, ठीक है, इनका नाम ही जापानीज टाइप का लग रहा है, तो ये हो गई। अब यहाँ एक कैलिफोर्निया धारा, ये तो नाम से क्लियर हो जाएगा। एक कैलिफोर्निया के साथ ही एक लोकल विंड भी है यहाँ की, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चिनूक जो है ये लोकल विंड है। लोकल विंड यानी कि स्थानीय पवन है। इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है। चिनूक को एग्जाम में पूछा गया है। स्नो ईटर किस धारा को बोलते हैं, किस पवनों को बोलते हैं? ठीक है, तो स्नो ईटर किसको बोला था? चिनूक को। ये कहाँ बहती है? ये जो है ना, जो यूएसए में होती है। ठीक है, यूएसए के, ये क्या हो गया? ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी, यूएसए के पश्चिमी कोस्ट में बहती है। ठीक है, पश्चिमी तट पे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने धाराएं समझ ली, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी हमने देख ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? भाग नहीं है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक टर्म याद रखना है आपको, ऑल।
ऑल मतलब सारे लोग भाग देते हैं, ठीक है। इसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है कौन नहीं लेता है काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए बस एक तरीका याद रखना है, ऑल एक ब्रैकेट बना दो, इसके अंदर डाल दो एमपी को भी और एमएलए को भी, सारे एमपी और सारे एमएलए, ठीक है। अब जहां जहां एमपी एमएलए होंगे वो सब इसमें भाग लेंगे, ठीक है। सिंपल सा ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, इससे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन को, देखते हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है आपकी, जो हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है। साथ में अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अगर एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता तो वो भी आता, लेकिन अभी वहां रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी अगर आएगा तो तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां जम्मू कश्मीर, जहां इलेक्शन होते हैं, जहां विधानसभा है, ठीक है। तो दिल्ली पुडुचेरी बिल्कुल सही है, दिल्ली पुडुचेरी के भाग लेते हैं। राज्यसभा के यहाँ लिखा है ना ऑल एमपी, यानी कि राज्यसभा के भी लोकसभा के भी, तो राज्यसभा के भी आ गए, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य विधान परिषद ऑल एमपी और एमएलए बोला है, ठीक है, कौन से, जो जनरली होते हैं। विधान परिषद तो क्या है, विधान परिषद तो कुछ ही स्टेट में, ठीक है, विधान परिषद जहां होगी वहां के लेंगे, जब बनेगी तब लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, इसमें से रॉन्ग कौन सा है, राज्य विधानसभा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, ठीक है, ये भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, राइट आंसर अगर इसमें देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ राष्ट्रपति के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति संविधान के कौन से भाग में, राष्ट्रपति संविधान के भाग 5, ठीक है, भाग 5 में कहां से कहां तक इसके अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है, 54 में, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 54 में दिया गया। और कौन इसमें भाग लेते हैं, ऑल के अंदर एमपी एमएलए डाल दो बस, ठीक है, जहां जहां एमपी एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसका इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एआई टूल चैट जीपीटी, ये काफी न्यूज में रहता है इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। चैट जीपीटी आपको पता भी होगा, आप यूज भी करते होंगे, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है, एआई टूल है, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, ये एक ओपन एआई करके एक कंपनी है, उसने ये चैट जीपीटी को डेवलप करा था, ठीक है। इसी तरीके से सबने अपने आजकल क्या है, एक तरीके से एआई बोट डेवलप कर रखे हैं, जैसे गूगल का भी पूछ सकते हैं, गूगल का क्या है, जेमिनी, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, तो वहां एक आता है ना को पायलट करके, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इस तरीके से एक गूगल ने एक और बनाया था, गूगल ने एक बार्ड भी बनाया था, ठीक है, ये भी एआई चैटबॉट बनाया है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारी कंपनी बना रही है। अभी यहाँ पूछा जाता है चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इनमें से पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए फिर से मैप की तरफ चलते हैं, मैप में समझ लेते हैं और वीडियो को समझ लेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, चलो देखते हैं मैप के, ठीक है। ये है हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट यानी कि भारत के जो पश्चिमी तट में है, ठीक है, ये क्या है, पूरा वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में जो यहाँ जो है ना, ये सब पश्चिमी घाट के अंदर आता है, इसको बोला जाता है सह्याद्री, ठीक है। ये क्या बोला जाता है, सह्याद्री, ये उत्तरी सह्याद्री है, इससे थोड़ा नीचे आएंगे तो दक्षिण सह्याद्री आ जाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहे जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं शिवालिक, विंध्याचल और महादेव पहाड़ियां, इनको भी समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन आया तो इसको जो भी हमारे ऑप्शन आते हैं उनको समझते हुए चलेंगे, एग्जाम में आएगा तो हम ये भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो शिवालिक ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये शिवालिक, ये पूरी हिमालय रेंज है, ठीक है, ये हिमालय की रेंज है, ग्रेटर हिमालय आ गया ऊपर, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय, फिर इससे ऊपर ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये आ गया। और ये क्या है, ये शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी आ जाती है, ये उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से होते हुए नेपाल होते हुए शिवालिक रेंज चलती है, ठीक है। ये शिवालिक देख लिया। अगला क्या, विंध्या भी आ रखा है, विंध्या देख लो, ये विंध्या क्या है, ये बीच में है, ठीक है, ये विंध्या श्रेणी होगी, उसी के नीचे सतपुड़ा होगी। और सतपुड़ा के ही यहाँ इस पार्ट में एमपी में क्या पाई जाती है, महादेव हिल्स, महादेव पहाड़ियां पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी, ठीक है।
अन्नामुड़ी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखो, मुद्रा योजना के बारे में कितनी बार पूछा गया। अब ये मुद्रा बैंक के बारे में, ठीक है, फिर से मुद्रा योजना के बारे में पूछा गया। ठीक है, ये मुद्रा योजना को इस तरीके से आप इंग्लिश में देख सकते हैं और यहाँ पे इसका हिंदी में। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020 में की गई थी। ठीक है, जैसे ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, 2020 में नहीं, कब, 2015 में। इसकी मैंने डेट भी याद करने को बोला था, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो कब की है, 2015 की। अब मुद्रा योजना के अंदर क्या होता है, 3 तरीके के ऋण दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, मैंने बताया था। ठीक है, तो शिशु, किशोर, तरुण के बारे में देख लेते हैं। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे तो कौन सा होगा, केवल कथन 2 सही है। कौन सा सही है पूछा गया, केवल 2 सही, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण के बारे में देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाने के पूरे चांसेस है और पूछा भी गया है कुछ एग्जाम में। शिशु के अंदर कितने तक का लोन दिया जाता है, 50,000 तक का। ठीक है, शिशु के अंदर 50,000 तक का। किशोर के अंदर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। तरुण के अंदर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, अब तरुण के बाद एक तरुण प्लस भी चालू करा है 2024 से। इसके अंदर क्या है, 10 लाख से लेके 20 लाख तक की लिमिट कर दी है मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, ये हमने इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो समझ लो मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो मानव पूंजी निर्माण के कुछ घटक होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं, अगर सिंपली अगर इसको ऑब्जर्व करें तो क्या हो सकता है, मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल, जहां ह्यूमन का यूज हो। ह्यूमन को यूज किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कैसे कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, या कैसे उसकी स्किल्स का उपयोग किया जा सकता है, ये समझ लो। इसी से अपना क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण के लिए जो घटक होते हैं ये आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी तो ऐसे पूछ लिया, कभी घटक पूछ लेगा। ठीक है, तो ये कुछ घटक अगर आप याद रख लेंगे तो अपने आप और क्या इजी है। मानव पूंजी सबसे पहले क्या होता है, मानव को ज्ञान होता है। ठीक है, ज्ञान होता है, अगर उसको क्या हो, उस ज्ञान को हम थोड़ा सा क्या कर दें, स्किल दे दें, तो उसकी कौशल क्षमता में सुधार हो जाएगा, तो वो काम एक बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो वो मानव पूंजी क्या करेगी, नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। ज्ञान, कौशल। ठीक है, ज्ञान कौशल हो गया, ठीक हो गया, लेकिन वो बीमार पड़ गया तो क्या होगा, कुछ कर नहीं पाएगा मानव पूंजी। हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो तीसरी चीज है स्वास्थ्य, ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य। ठीक है, ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और प्रवास। प्रवास यानी कि जब मानव एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहां क्या करता है, काम करने के लिए जाते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां से कुछ एक्सपीरियंस लेके आएगा, अपनी कंट्री में वापस आएगा, या वहां से रेमिटेंस भेजेगा अपनी कंट्री को। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, मानव पूंजी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ज्ञान, कौशल, स्वास्थ्य और प्रवास। प्रवास यानी कि माइग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो मानव पूंजी के घटक है। तो सबसे पहला क्या है, शिक्षा पर व्यय। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घटक नहीं है पूछा गया। शिक्षा पर व्यय मतलब शिक्षा है, बिल्कुल है। आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग बना देने से क्या होगा, मानव पूंजी का कुछ होगा क्या, बिल्डिंग से कुछ डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो यही हमारा क्या है, घटक नहीं है। कौशल प्रशिक्षण बिल्कुल हमने देख लिया, स्वास्थ्य बिल्कुल देख लिया। ठीक है, तो मानव पूंजी में घटक कौन सा नहीं है, आधारभूत ढांचे पर व्यय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधारभूत ढांचे पर व्यय। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिया, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक साइड कुछ ऑफिसर्स दे रखे हैं और उनकी ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, इसी को इंग्लिश में इस तरीके से देख लेते हैं, ऑफिसर्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता है, सन्निधाता एक ये सारे के सारे जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में इन सब पदाधिकारियों के बारे में दिया गया। अब ये जो सारे के सारे टर्म है कब से संबंधित है, अर्थशास्त्र यानी कि कौन, किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य यानी कि जिनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। ये किसके काल में थे, मौर्य काल में थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन में इन्होंने बैठाया था। ठीक है, तो अब देखते हैं सन्निधाता। सन्निधाता क्या होता है, सन्निधाता होता है कोषाध्यक्ष। सन्निधाता कॉइन से होता है ना, छन छन जैसी आवाज आती है, तो सन्निधाता कोषाध्यक्ष, ऐसे करके रिलेट करके आप याद कर सकते हो। सीताध्यक्ष, सीता माता कहां से निकली थी, भूमि से निकली थी ना, तो सीताध्यक्ष राज की भूमि का अध्यक्ष। सुराध्यक्ष, सुरा यानी कि बोलते हैं ना, सुरा जलपान, सुर पी लिया, ठीक है, इस तरीके से। सुरा यानी कि क्या होता है, कहीं ना कहीं किससे संबंधित होता है, शराब या दारू से, तो ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष ये क्या हो गया, माप तौल का।
ठीक है, बार माप विभाग का अध्यक्ष या माप तौल का बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, पौत्वाध्यक्ष। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है, और भी कुछ अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे दुर्गपाल होता है, नगर का प्रमुख दुर्गपाल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक समाहर्ता होता था, समाहर्ता इंपोर्टेंट है, राजस्व विभाग का। ठीक है, मौर्य काल में एक समाहर्ता होता था जो क्या संभालता था, राजस्व विभाग, यानी कि रेवेन्यू का जो हेड होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखे हैं, कुछ टर्म दे रखे हैं, कौन से सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से सुमेलित है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, दो हमारे सुमेलित है। ठीक है, एक दो, ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। सबसे पहले बैंक रेट मौद्रिक नीति से, बिल्कुल बैंक रेट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को भी मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है, बिल्कुल संबंधित है। ठीक है, बैंक रेट मौद्रिक पॉलिसी से संबंधित है। कर यानी कि जो टैक्स होता है, टैक्स राजकोषीय नीति से, राजकोषीय नीति किसमें, बजट में आती है, बिल्कुल टैक्स बजट इसीलिए होता है। ठीक है, उसमें टैक्स लेना, कितना हमें पेमेंट करनी है, कितना टैक्स से रेवेन्यू आएगा, ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल संबंधित है। रेपो रेट जनसंख्या नीति, नहीं, ये भी रेपो रेट जो है ये भी मौद्रिक नीति से संबंधित है। बजट घाटा ये क्या है, एक तरीके से राजकोषीय नीति होती है। ठीक है, ये मौद्रिक नीति नहीं। तो इसमें क्या है हमारा, अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी और टैक्स फिस्कल पॉलिसी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बैंक रेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। और बैंक रेट तो क्या है, मौद्रिक नीति का एक टर्म होता है। ठीक है, बैंक रेट एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसकी सिफारिश में बनी थी, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश में बनी थी। उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ठीक है, तो अच्छा, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, मौद्रिक नीति में कितने मेंबर होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। 6 मेंबर होते हैं। 3 कहां से आते हैं, आरबीआई से, और 3 कहां से आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि सरकार से। ठीक है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जो आर्टिकल दिया है, ये किसमें डाला गया है, 45ZB, किसमें, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 का आया था, उसके 45ZB सेक्शन में क्या है, मौद्रिक पॉलिसी को डाला गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बता दी है। ठीक है, कभी एग्जाम में आएगा तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कौन सा गलत है ये पूछा गया है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगिता पूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता पूर्ण संघवाद, बिल्कुल तो आयोग का काम क्या है, संघवाद को बढ़ावा देना है। संघवाद यानी कि जो फेडरल फीचर होता है, फेडरल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको बढ़ावा देता है। बिल्कुल, ये स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर संघवाद को बढ़ावा दे रहा है तो केंद्रीकृत नहीं होगा ना, तो अगर पूरा सेंटर पे फोकस होगा तो कैसे होगा। तो दूसरा जो है हमारा कथन गलत है। ठीक है, इसी को अगर किस तरीके से समझ सकते हैं, नीति आयोग क्या है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो इसका अगर आंसर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कथन कौन सा गलत है, क्या पूछा गया, कौन सा गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 गलत है ना हमारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन 2 गलत है। अब ये जो नीति आयोग है, इसके बारे में थोड़ी कुछ चीजें समझ लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग को किसकी जगह लाया गया था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग कब से शुरू हुआ है, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह किसको लेके आ गई, नीति आयोग। और नीति आयोग क्या है, एक तरीके का थिंक टैंक है जो देश में योजनाएं बनाता है, उसके बारे में सरकार की हेल्प करता है। ठीक है, अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग इसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है ना, ये हर किसी को लेके चलते हैं। बॉटम अप इसमें एक थ्योरी होती है। बॉटम अप मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, इसमें पूरा इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है ताकि स्टेट को भी लेके चलना है और सेंटर को भी लेके चलना है। नीचे से ऊपर का इसका दृष्टिकोण रहता है। नीचे से ऊपर मतलब नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर तक किस तरीके से हम विकास कर सकें, ये इसके बारे में बात होती है। ये भी पूछा जा सकता है इसका क्या है, मोटो या थीम क्या रहती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और इनको एक्सप्लेनेशन जितने अच्छे तरीके से समझेंगे आपके एग्जाम में उतनी हेल्प होगी। अब इसमें देखो क्या दे रखे हैं, सूची 1 में और सूची 2 में दे रखे हैं। एक साइड हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, WTO। ठीक है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, एमएसपी, एमएसपी क्या होता है, ठीक है, सबको समझेंगे, और गरीबी। अब कौन सा किससे संबंधित है, सबसे पहले तो इनके बारे में समझ लेते हैं। डब्ल्यूटीओ है पहला, डब्ल्यूटीओ, तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ जैसे आया तो आपको फटाफट से सोचना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन किसकी बात करेगा, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, विश्व व्यापार संगठन किसकी बात करेगा, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की बात करता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का जेनेवा में, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। अगला है आरबीआई। आरबीआई जैसे है, आरबीआई के बारे में रिकॉल करते हैं क्या क्या चीजें हैं। आरबीआई में सबसे पहले आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, और लेकिन आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1935 में। इसके पहले गवर्नर पूछे जाते हैं, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर थे इसके कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ, अंग्रेज थे, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर आजादी के बाद कौन थे, आजादी के बाद कौन थे, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख इसके आजादी के बाद थे। और आरबीआई जो बना था किसकी सिफारिश पे बना था, एक कमेटी पूछी जाती है, हिल्टन यंग कमेटी। आरबीआई कब बना था, हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर 1926 में एक हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश आई थी, उसी के थ्रू आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, ठीक है। और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। आरबीआई से ये फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है। अगला देखते हैं एमएसपी। आरबीआई को देख लिया, अब एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी, एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों के लिए, ठीक है। एमएसपी को समझते हैं। एमएसपी, एमएसपी का फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है, हर बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फसलों को, कितनी फसलों को, 23 फसलें, 23 फसलें रबी और खरीफ की, रबी और खरीफ की 23 फसलें हैं जिनको क्या करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ठीक है। इनका एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है जिससे ताकि किसानों को फायदा हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। आरबीआई किससे हो जाएगा, आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट, आरबीआई क्या हो गया, बैंक रेट से हो गया। एमएसपी किससे हो गया, एमएसपी किससे होता है, कृषि से संबंधित होता है, कृषि विपणन से। लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारा, गरीबी, गरीबी किससे, सतत विकास से। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी गोल है ना, एसडीजी गोल में क्या है, पहला गोल यही है, ठीक है, पॉवर्टी के बारे में, ठीक है, पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी करनी है, ठीक है। तो गरीबी किससे संबंधित है, सतत विकास से। इस तरीके से हमारे आज का लेक्चर हो गया। अब इसको आप इस तरीके से आप इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, तो आपका क्या होगा, एक कलेक्टिव जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में काफी टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।